नमस्कार साथियों, मैं सीएस भारद्वाज। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, बम बम होंगे। एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े फैसले पर जो एक लंबे समय के बाद इस देश के जनभावना को समझते हुए, इसकी व्यवस्था के अनुरूप इस देश को एक दिशा देने वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संवैधानिक खंडपीठ ने जो फैसला दिया है आरक्षण को लेकर के, आज उसके मुख्य बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 6-1 के बहुमत से आया है और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे आपके जीवन से, हमारे आपके सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सभी प्रकार से हमारे आप को टच करता है। संविधान पीठ की जो बेंच थी उसमें से 3 बड़े फैसले आए हैं, 3, जिसमें से पहला फैसला है चीफ जस्टिस ऑनरेबल DY चंद्रचूड़ जी, 140 पेज का। ऑनरेबल जस्टिस BR गवई, 186 पेज। और पंकज मित्तल, समथिंग 86 पेज के आसपास उनका भी फैसला है। इसमें जस्टिस गवई का जो फैसला है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जस्टिस गवई का फैसला तो जो लिखा है उन्होंने, वो तो उन चीजों को भी छुआ है जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जिस चीजों के पैरोकार थे, जिस विषय को लेकर जो दूरगामी सोच रखते थे, जिस प्रकार वो इस राष्ट्र के हित में सोचते थे, वो जिस प्रकार के राष्ट्रवादी थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जस्टिस BR गवई में डॉक्टर BR अम्बेडकर की झलक दिखती है। मैं कहूं बड़ी जिम्मेवारी के साथ, अगर मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बाद अगर उनके स्वरूप में, उनकी विचार का, उनके जैसा दूरदर्शी अगर कोई दलित समाज में, क्योंकि आप एक चीज और जानिए, जस्टिस गवई का फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह जो फैसला संविधान पीठ का आया है, जिस वर्ग के लिए आया है, SC ST के लिए, ऑनरेबल जस्टिस BR गवई उसी वर्ग से आते हैं और उन्होंने जो लिखा है वह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वह बिल्कुल निष्पक्ष राष्ट्रवाद को जीने वाले हैं। वो राष्ट्रहित को प्रथम रखते हैं अपने मन में, विचार में, बुद्धि में, तब वो ये लिख पाए हैं। और BR अम्बेडकर के बाद अगर कोई उस वर्ग में, उनके वर्ग में, अगर उनके स्वरूप में अगर किसी को देखा जाए तो डॉक्टर BR गवई को मैं देखता हूं। जस्टिस गवई की बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि जनरली आप देखते हैं कि जब कोई बड़े पद पर पहुंच जाता है तो वह अपनी कास्ट की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाता है, मतलब वो एक मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन जस्टिस गवई को पढ़ने के बाद मालूम पड़ता है कि वह इस राष्ट्र को प्रथम रखने वाले हैं, वह राष्ट्र प्रथम का दृष्टि रखने वाले हैं। मतलब BR अम्बेडकर से जस्टिस गवई का सम्मान तनिक भी कम नहीं है, उनकी दूरदर्शिता उनसे तनिक भी कम नहीं है। जस्टिस गवई का जो फैसला है, देखा जाए तो जस्टिस गवई सच में SC ST वर्ग का उत्थान चाहते हैं। उन्होंने उन सूक्ष्म बिंदुओं को भी छुआ है जो इतना आरक्षण, इतना सब कुछ SC ST को मिलने के बाद भी उसके कुछ वर्ग उससे बिल्कुल वंचित है। वही जो मलाई एक बार लोग खा लिए हैं SC ST वर्ग के, वही लोग लगातार मलाई खा रहे हैं और बाकी लोग बिल्कुल उसी तरह पीछे हैं। ऑनरेबल जस्टिस BR गवई के फैसले में न जातिवाद कहीं, बिल्कुल जातिवाद से परे, समाजवाद से परे, परिवारवाद से परे, राजनीति से परे, बिल्कुल उन्होंने जो लिखा है वह इस देश को नया दिशा देने वाला है। हमारे देश के जो समृद्ध, बौद्धिक समृद्ध लोग थे या हैं, जो कहते थे कुछ दिन पूर्व या कभी कभी कहते थे, तो उनको राजनीतिक चश्मे से देखकर तुष्टीकरण और वोट की राजनीति से उनकी बातों को दूसरे अर्थ में जनता के सामने
पेश किया जाता था और उसे दरकिनार कर दिया जाता था, और हमारे एसटी एसटी वर्ग के लोग जो है उचित जो आरक्षण का उचित उद्देश्य मानकर लागू किया गया था उससे वंचित रह जाते थे। आपको याद होगा एक बार सर संघचालक आदरणीय श्री मोहन जी भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की बात की थी, और उसके बाद बिहार का विधानसभा चुनाव था, इतना बवाल मचा था, उसको दूसरे अर्थों में विपक्ष ने पेश किया, ये तो आरक्षण खत्म कर देंगे, भाजपा को उससे नुकसान हुआ था और भाजपा बिहार में पीछे रह गई थी। और गाहे बगाहे अभी भी आप देख सकते हैं कि कांग्रेस और उनके जो चट्टे बट्टे हैं, जो उनके दलाल राजनीतिक दल है, परिवारवादी है, ये अभी भी कहते हैं कि भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी, जबकि आदरणीय मोहन जी भागवत ने उसकी समीक्षा की बात की थी, और वही बात संविधान पीठ के फैसले में बिल्कुल स्पष्ट रूप से खुलकर सामने आ गई है। जस्टिस गवई ने जो लिखा है, जस्टिस पंकज मित्तल ने तो बिल्कुल ही स्पष्ट लिख दिया है। यह जो पॉलिसी चली आ रही है रिजर्वेशन की, ये तब की चली आ रही है, अब इसका बहुत लंबा समय गुजर गया है। अब व्यवस्था बहुत कुछ बदल गई है, समाज बहुत बदल गया है, स्थितियां तब की स्थिति जब ये पॉलिसी बनी थी और अब की स्थिति में बहुत अंतर आ गया है। इसलिए अब के हिसाब से इसकी समीक्षा होनी चाहिए और इसके हिसाब से पॉलिसी बनानी चाहिए। आइए हम पहले यह जाने कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने जो फैसला सुनाया है, अब उसकी 5 अहम जो प्रमुख बातें हैं उसे हम जानते हैं, और उसके बाद हम यह देखेंगे कि जस्टिस गवई, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल ने जो प्रमुखता से जिन बातों को छुआ है वो क्या है। संविधान पीठ के फैसले की 5 अहम बातें हैं। समूहों को कोटे में शामिल या बाहर करने को तुष्टीकरण की राजनीति तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि इन समूहों के भीतर सबसे ज्यादा पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिले। दूसरी बात, अनुसूचित जाति वर्ग में समरूपता नहीं है, इसके तहत अलग अलग जातियां आती हैं, उन्हें अलग अलग ढंग के भेदभाव और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसका ध्यान रखते हुए उन्हें उसके अनुरूप वर्गीकृत किया जाए। राज्य सरकारें इस हिसाब से सब कोटा तय कर सकती हैं कि किन जातियों के साथ ज्यादा भेदभाव है, किन्हें ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। SC ST के लोग अक्सर व्यवस्थागत भेदभाव के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कितनी बारीकी से लोगों ने अध्ययन किया है। सब कोटा जमीनी सर्वे के आधार पर होना चाहिए, स्पष्ट निर्देश है। आप घर बैठे, ऑफिस बैठे जहां हैं वहीं से बस एक डाटा आंकड़ा अपने दिमाग में बैठा लिया, ये जातियों को तुष्टीकरण के लिए इसको इसमें जोड़ देंगे, इसको इसमें घटा देंगे, इसको इसमें से निकाल देंगे तो हमारा वोट बैंक बन जाएगा। इस आधार पर नहीं होना चाहिए। सब कोटा जमीनी सर्वे के आधार पर होना चाहिए, वास्तविक स्थिति का आकलन करके होना चाहिए। पहले पता लगाना होगा कि किस जाति का सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में कितना प्रतिनिधित्व है। सब कैटेगरी पर राज्यों को फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी राज्य जो फैसले लेंगे, सब कैटेगरी बनाएंगे, उसकी न्यायिक समीक्षा भी की जाएगी, हो सकती है, इसका ध्यान रखना है। इसलिए तुष्टीकरण दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है। राज्यों को पिछड़ेपन की सीमा के बारे में तय किए गए आधार को उचित ठहराना होगा, यानी उसके अनुरूप ही जो तय मापदंड है उसका ध्यान रखते हुए जो भी करना है वो करना है। अब हम आते हैं, अब बात आती है कि जस्टिस गवई ने कौन कौन सी बात लिखी है, ऐसा क्या लिखा है जो लोगों को और उनके साथ के जो जज हैं उनको भा गया है। चूंकि ऑनरेबल जस्टिस गवई के साथ जितने भी जजों ने फैसला दिया है उन सभी ने अपने फैसले में जस्टिस गवई का जिक्र किया है कि मैं ऑनरेबल ब्रदर या ऑनरेबल जस्टिस गवई के विचार से बिल्कुल सहमत हूं। यह सबने अपने फैसले में लिखा है। तो अब जस्टिस गवई ने क्या लिखा है जो सबको भा गया है। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जस्टिस मित्तल जो उस पीठ में थे, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जिसे एक बार आरक्षण मिल गया उसकी अगली पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। चूंकि वह एक बार आरक्षण का लाभ लेकर के जब ऊपर उठ गया तो उसे इस कैटेगरी से स्वतः बाहर हो जाना होगा या कर देने की व्यवस्था होनी होगी। ऐसी पॉलिसी बनानी होगी ताकि जो निचले तबके के लोग जो नीचे बचे हुए हैं उनको ऊपर उठाया जा सके, उनको मौका मिले। यानी कि जो एक बार आरक्षण पा लिया उसकी अगली पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब पंकज मित्तल ने स्पष्ट लिखा अपने फैसले में। जैसे ओबीसी, आप एक चीज जानिए पहले कि ओबीसी जो कोटा है आरक्षण का, उसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान है, लेकिन SC ST वर्ग में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। जस्टिस गवई ने कहा कि SC ST वर्ग का जो आरक्षण है इसमें भी क्रीमी लेयर को बिल्कुल स्पष्टीकरण उसका होना चाहिए और एक क्रीमी लेयर होना चाहिए, यानी वही जो
जस्टिस मित्तल कह रहे हैं कि जिसको एक बार मिल गया आरक्षण का लाभ, वो ऊपर उठ गया, यानी वह क्रीमी लेयर हो गया, उसे अब आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस बात को जस्टिस गवई ने भी अपने शब्दों में कहा है कि क्रीमी लेयर का स्पष्टीकरण होना चाहिए, यानी उसे क्रीमी लेयर को अलग कर देना चाहिए। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस BR गवई ने एक और बात कही है। जस्टिस मित्तल ने कहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान से समझिए, कि किसी के बच्चे सेंट पॉल स्कूल में पढ़ते हैं, किसी के बच्चे सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ते हैं, तो जिनके बच्चे और जो बच्चे गांव में पढ़ते हैं SC ST वर्ग के, उनको एक ब्रैकेट में नहीं रखा जा सकता। उनमें दिल्ली और आसमान का फर्क है। जिनके बच्चे सेंट पॉल में पढ़ते हैं, सेंट स्टीफन में पढ़ते हैं, अगर वो सक्षम नहीं है तो सेंट पॉल सेंट स्टीफन में कैसे पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उनके माता पिता? यानी कि वह तो उस दायरे से जो सामाजिक जिस अपेक्षा से आरक्षण देने का सोचा गया था, उस दायरे से वो ऊपर उठ चुके हैं भाई। तो उन्हें फिर आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए? उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। जस्टिस मित्तल ने अपने फैसले में इन कॉलेजों का नाम लिया है बजाता, कि इतने महंगे स्कूलों में पढ़ने वाले SC ST के बच्चे और उनके माता पिता भाई कैसे आरक्षण के दायरे में होने चाहिए? ये तो सामान्यतः, ये तो जो सामाजिक कैटेगरी स्टेटस है इसको मेंटेन जब कर रहे हैं, तो ये तो स्वतः जनरल कैटेगरी में है। और पिछड़ा अति पिछड़ा, बैकवर्ड फॉरवर्ड को हम लोगों ने जो जाति से जोड़ दिया है। बैकवर्ड का मतलब होता है आर्थिक रूप से पिछड़ा। जो आर्थिक रूप से कमजोर है वह बैकवर्ड है, और जो आर्थिक रूप से समृद्ध है वह फॉरवर्ड है। इसमें कोई भी जाति हो सकती है, लेकिन इसको राजनीतिक और तुष्टीकरण ने इसको जाति से जोड़ दिया है, जिस पर बिल्कुल सिरे से नकार दिया है जस्टिस मित्तल ने। इस राजनीतिक जो हेर फेर है, जो राजनीतिक ये दुष्प्रचार है, इस पर कठोर कुठाराघात किया है। जस्टिस गवई का फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जस्टिस गवई ने अपने फैसले में कहा है कि जब आप SC ST शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, तो इन जातियों में भी बहुत सारी जातियां हैं। चूंकि कोई SC ST वर्ग में सिर्फ एक ही जाति SC ST वर्ग में नहीं है, इसमें सैकड़ों जातियां हैं, और उन जातियों में भी ऊंची नीची जातियां, छोटी बड़ी जातियां, अमीर गरीब जातियां, अपेक्षा के अनुरूप कुछ ऐसी जातियां हैं जो बिल्कुल पिछड़ी हैं, बिल्कुल दबी हुई हैं। इसका ध्यान रखना होगा। आप उनको एक चश्मे से, एक कैटेगरी में, एक ब्रैकेट में, एक हिसाब से नहीं देख सकते। उनमें कोई जाति ऐसी है जो बिल्कुल लाभ से वंचित है, कुछ जातियां ऐसी हैं जो अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में है, आरक्षण की कैटेगरी में है, लेकिन अपेक्षाकृत वो आरक्षण की कैटेगरी लायक नहीं है, या उसमें उस अपेक्षा जो अन्य लोग हैं उसके हिसाब से, उसके स्तर से वो ज्यादा ऊपर है। कुछ ऐसी भी जातियां हैं लेकिन वो भी उस कैटेगरी में है। तो राज्य सरकारें इसका ध्यान रखें और इसका वर्गीकरण करें, और जो सबसे ज्यादा दबा हुआ है, जो सबसे ज्यादा वंचित है, उसको ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए। अब बात समझिए, मीरा कुमार है, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, भाई उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? उनके बेटे को आरक्षण की क्या जरूरत है? ऐसे बहुत सारे सांसद और विधायक हैं जो आरक्षण कोटे से जीत कर जाते हैं और लगातार उस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। उनका बेटा नौकरी में जाता है, वो आरक्षण के लाभ से, उसका बेटा भी आरक्षण की नौकरी में जाता है। भाई जब तुम्हें आरक्षण मिल गया, एक बार तुम ऊपर उठ गए, तो तुम हमेशा पिछड़े ही रहोगे। तुम करोड़ों की संपत्ति बना लो, उसके बाद भी तुम पिछड़े ही हो। यह तो न्याय नहीं है, और यह न्याय उनके साथ नहीं है। इन शब्दों में कहा जाए कि यह बल्कि अपने ही जो नीचे के लोग हैं उस वर्ग के, उनके साथ घोर अन्याय है, उनका गला काटना है। ये जो बड़े बड़े जो ये पदों पर बैठे हुए आरक्षण का लाभ लेकर के, और पीढ़ी दर पीढ़ी बेटा भी उनका लाभ ले रहा है, ये अपने जो नीचे के तबके के लोग हैं उनकी गर्दन काट रहे हैं। या इनको इसी तरह गर्दन काटने की अनुमति मिलनी चाहिए? आर्थिक रूप से तो ये गर्दन ही काट रहे हैं। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पर जस्टिस गवई ने स्पष्ट कहा है कि यह बहुत ही गलत है और यह व्यवस्था बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इसके बाद जस्टिस गवई ने दूसरा पेज खोल दिया, और वह बहुत ही महत्वपूर्ण और खतरनाक है। जस्टिस गवई ने कहा कि क्या आरक्षण का जिन्हें लाभ दिया जा रहा है, उन्हें हमेशा दबा कुचला ही बनाए रखना है क्या? उन्हें मेन स्ट्रीम में नहीं लाना है क्या? भाई जो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से जो स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं, जो समृद्ध हो चुके हैं शैक्षणिक और आर्थिक रूप से, उनको इससे बाहर करना होगा। उन्हें इसका लाभ लेने का कोई अधिकार नहीं है। या अगर
जो लाभ ले रहे हैं उसके बाद उन्हीं का परिवार फिर लाभ ले रहा है, तो यह जो आरक्षण का मूल उद्देश्य है, मूल उद्देश्य फेल हो जाता है। आरक्षण का मूल उद्देश्य कभी प्राप्त ही नहीं होगा। आरक्षण चूंकि दबे कुचले जो भी दबे हुए लोग थे, जो पिछड़े हुए लोग थे, उनके उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। और आपको मैं एक चीज बता दूं, आरक्षण में जाति का जो, यह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सामने भी संविधान जब बन रहा था तो गया था। यह 16(4) जो आर्टिकल 16(4) है, तब बी आर अम्बेडकर ने इसको दरकिनार कर दिया था, स्वीकार कर दिया था और कहा था कि अगर हम 16(4) आर्टिकल 16(4) को आरक्षण में और इसमें अगर जाति हम लिख देंगे तो भारत से कभी जातिवाद खत्म नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि यह जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उन्हीं को हम आरक्षण दे सकते हैं, और एक सीमा तक। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा था कि अगर आरक्षण से देश कमजोर होता है, राष्ट्र कमजोर होता है, राष्ट्र की गति धीमी होती है, राष्ट्र का गौरव कमजोर होता है, तो आरक्षण को एक सीमा में बांधना होगा। ये नहीं कि आरक्षण को ऐसे ही बस बढ़ाते रहो जिसकी जो मर्जी तुष्टीकरण के लिए कि हम उसको आरक्षण दे देंगे तो हमको वोट देगा, यह नहीं होना चाहिए। यह स्पष्ट कहा है अंबेडकर ने, और 2004 का जो फैसला है इसी आधार पर हुआ था। आर्टिकल 335 में अंबेडकर ने यह बात कही है। तो यह जो फैसला है बिल्कुल उन चीजों को बिल्कुल जस्टिफाई करता है, अंबेडकर को बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है। यह अभी जो 16(4) जो हमारे संविधान में, यह नेहरू के द्वारा घुसाया गया है। यह 1951 में जब पहला संविधान संशोधन नेहरू ने यही किया और उसमें 16(4) आर्टिकल 16(4) को संविधान में घुसेड़ा, आप जानिए। और उस समय सदन में अंबेडकर नहीं थे। अंबेडकर जब तक रहे सदन में तब तक नेहरू की हिम्मत नहीं हुई कि ये देश को जाति में बांटे, हम हिंदुओं को जाति में बांटे। लेकिन अंबेडकर के हटते ही नेहरू ने हिंदुओं को जाति में बांटने के लिए, हिंदुओं को तोड़ने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए पहला संविधान संशोधन जाति के आधार पर किया और जाति घुसेड़ करके और हिंदू समाज को बांटा। यह नेहरू का बहुत बड़ा पाप था। नेहरू कभी नहीं चाहता था कि इस देश का हिंदू एक रहे, समृद्ध रहे और एक स्वस्थ परंपरा के तहत आगे बढ़े। वो कुंठित मानसिकता का आदमी, घोर हिंदू विरोधी आदमी थे नेहरू। आप नेहरू के अगर कृत्य को देखेंगे तो उसकी शकल देखना नहीं चाहेंगे आप। भाई मैं तो नहीं देखना चाहता उसकी शकल। इन सारी बातों को देखने के बाद जस्टिसों का फैसला और खंडपीठ का फैसला इस देश को एक नया दिशा देगा। जस्टिस मित्तल ने कहा कि इस देश का संविधान कास्ट सिस्टम पर नहीं बना है, इक्वलिटी के सिद्धांत पर बना है इस देश का संविधान। और जब इक्वलिटी के सिद्धांत पर, बराबरी के सिद्धांत पर इस देश का संविधान बना है, तो आरक्षण जो है जात के सिद्धांत पर, कास्ट के आधार पर क्यों? यह नहीं होना चाहिए। जो लोग मलाई खा रहे हैं वही लगातार मलाई अगर खाते जाएं, उन्हीं की पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मलाई खाते जाएं, तो हम आरक्षण का जो मूल सिद्धांत है उसको फेल कर रहे हैं, उसको कभी नहीं पा सकते। यह स्पष्ट कहा है जस्टिस मित्तल ने। संभव हो तो यह लगभग 550 पेज का खंडपीठ का फैसला है, जिसकी एक बाकायदा बुकलेट बनेगी। इसमें 140 पेज ऑनरेबल चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, 186 पेज जस्टिस बी.आर. गवई और लगभग 86 पेज जस्टिस त्रिवेदी, 86 पेज में जस्टिस त्रिवेदी का ऑर्डर है और 55 पेज में पंकज मित्तल जी का है। उसके बाद 2-3 जजों का उससे कम पेज में है, यानी लगभग 550 पेज का पूरा फैसला है। संभव हो तो आप लोग इसे पढ़ें, समझें। आरक्षण के नाम पर देश को तोड़ने का जो कुचक्र, जो राजनीतिक तुष्टीकरण, जो हिंदुओं को बांटने का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, कांग्रेस, राजद, सपा, फलाना ढिमका, ये जो इस तरह के दलित कई तरह के जो हिंदुओं में मतलब इस प्रकार का जहर घोलने का प्रयास जो चल रहा था और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा था। हम उम्मीद करते हैं कि इस फैसले के बाद राजनीतिक दलों को एक बार सोचना होगा और वो सोचने पर मजबूर होंगे। इस देश को एक नई दिशा मिलेगी और यह देश फिर से अपने उचित उद्देश्य के साथ एक नई दिशा में समृद्ध, सक्षम और गौरव हासिल करेगा और देश के जो भी निचले तबके के लोग हैं उसके उत्थान के लिए पॉलिसी बनाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। अगर आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।